अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं खबर कदा। आज का हमारा थोड़ा सा जो है फॉर्मेट वो चेंज है अपने रूटीन के पॉडकास्ट से। आज हम लोगों ने इनवाइट किया है अब्दुल बासित साहब को, जो कि एक सीनियर रिसर्चर हैं और उनकी एक्सपर्टीज जो है वो पाकिस्तान में मिलिटेंसी और जिहादिज्म पे है। हम लोग उनके साथ जो आज टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक ऐसी टेक्निकलिटी है जिसको हमें भी समझने के लिए जो है वो एक्सपर्ट्स की जो है वो मदद की जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच बासित साहब दैट यू टुक आउट सम टाइम और आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला और आपने कहा कि ओके, लेट मी एजुकेट पीपल ऑन दिस इशू दैट वी वांटेड टू डिस्कस। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। Pleasure to be on your podcast, Kiran. Thanks for having me. थैंक यू। अच्छा बासित साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो हम लोग आज चीज एक डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस हद तक जो हैं वो अब सवेयर हो चुकी हैं। तो उसमें अगर आप हमें गाइड कर सकें कि असल मसला है क्या, और टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर का हम लोग बार बार ये जोड़ तोड़ क्यों देखते हैं। देखिए, इसका अगर बैकग्राउंड क्विकली मैं दे दूं तो वो ये था कि जब तालिबान का टेक ओवर हुआ अगस्त 2021 में, तो उससे चंद माह पहले या तकरीबन रफली एक साल पहले एक कोशिश शुरू की टीटीपी के जो मौजूदा सरबराह है नूर वली मसूद, उन्होंने कि हम्म। वो जो मुख्तलिफ टीटीपी के धड़े थे, नाराज धड़े जिन्हें कह सकते हैं, उनको उन्होंने मिलाना शुरू किया कि उनमें इत्तेहाद हो जाए, एक यूनिफाइड फ्रंट बन जाए। और उसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे। अभी भी है। वो ग्रुप्स वापस आते गए, जैसे कि जमातुल अहरार एक बहुत बड़ा धड़ा था, वो वापस आया। इस तरह और काफी सारे थे। महसूद जो फैक्शंस थे उनके अंदर धड़ेबंदी थी, उसको उन्होंने ब्रिज किया। और वो टीटीपी जो है वो एक यूनिफाइड ग्रुप के तौर पे दोबारा से मुनज्जम हुई, जिसकी लीडरशिप महसूद ट्राइब के पास वापस चली गई थी, जिससे बड़ा फर्क पड़ा। और फिर तालिबान का जो टेक ओवर था, उसने इन ग्रुपों के लिए एक तरह से एक टेम्पलेट दे दिया कि अगर वो अपने आपसी इख्तलाफात को छोड़ के किसी न किसी लेवल पे कोऑपरेट करते हैं, कोई इत्तेहाद बनाते हैं। वो हम्म। इत्तेहाद दो शक्लों में थे। एक था ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद, या जिसको अलायंस आप कह सकते हैं। और एक था छोटे ग्रुपों का बड़े ग्रुपों में इंजमाम, जिसको मर्जर्स कहते हैं। तो टीटीपी एक बड़ा ग्रुप है तो वो ज्यादा कामयाब रहा। उसने तकरीबन 75 ऐसे धड़े हैं, छोटे बड़े, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें ज्यादातर केपी से हैं, बलूचिस्तान से है, सिंध से भी हैं। पंजाब में भी उन्होंने, साउथ पंजाब में ज्यादा इनग्रेस की। अबाउट 75 या इससे इसके कमोबेश इसके इर्द गिर्द नंबर है, जिन ग्रुपों को उन्होंने अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब किया। अब दूसरी तरफ हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है, जो निस्बतन छोटा ग्रुप है लेकिन काफी इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर है। उनकी जो ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ ऑपरेशन थे वो नॉर्थ वजीरिस्तान, बन्नू और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में वो ऑपरेट करते थे। हमने ये देखा कि पिछले साल में ये तीन जो ग्रुप है, एक हाफिज गुल बहादुर, टीटीपी और लश्कर इस्लाम, इन्होंने कुछ मिल के कुछ अटैक्स भी किए, जॉइंट अटैक्स इनके हुए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स भी हम देखते रहे। यानी उन ग्रुपों के दरमियान भी कोई ना कोई एक अलायंस मौजूद था एट द ग्रुप लेवल। मर्जर नहीं था लेकिन अलायंस। अच्छा, मर्जर की भी गैर रस्मी बातें हुई, लेकिन वो बातें कामयाब नहीं हुई। यहां तक तो ये सारी चीजें पॉजिटिवली चली इन ग्रुपों के लिए। लेकिन 3 साल बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो छोटे ग्रुपों को अपनी तरफ माइल करने का एक कोशिश है, ये हम्म। अब एक पावर स्ट्रगल में बदलती जा रही है। वो कैसे कि जब ये टीटीपी का दावत था गैर रस्मी इनको के आ जाएं, ये भी टीटीपी को ज्वाइन कर ले, इन्होंने नहीं किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि टीटीपी हाफिज गुल बहादुर का एक धड़ा ज्वाइन किया था अ, कमांडर अलीम खान का 2020 में। और फिर अभी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कमांडर है, अली दावड़। जी। वो वो ज्वाइन कर गया। जब अली दावड़ ने ज्वाइन किया,
तो उसके बाद ये बात वाजे हो गई, और उसने हर्ट किया है, हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप को हर्ट किया है। हम्म। उसके बाद ये बात वाजे हो जाती है कि इन ग्रुपों के दरमियान अब वो जो पहले एक कंपटीशन था, वो अब लिटरली एक कशमकश की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि इनके दरमियान आउट बिडिंग शुरू हो जाती है। आउट बिडिंग से मुराद है कि फिर हाफिज गुल बहादुर ने तीन इकदाम किए। हम्म। नंबर एक, उन्होंने भी हमने देखा कि टीटीपी की तर्ज पे और, और तालिबान के मॉडल को फॉलो करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स या रीस्ट्रक्चरिंग की। फिर मीडिया विंग है, फिर उन्होंने अपने डिफरेंट सब ऑर्गन्स को डिफाइन किया। मुख्तलिफ धड़े हैं, ये करता है, वो करता है, स्पेसिफाई किया, मतलब इस्तिशादी फोर्स वाले, मीडिया वाले, वगैरह वगैरह। नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने भी फिर कुछ फैक्शंस टीटीपी के तोड़े या तोड़ने की कोशिश की, जिसमें अभी नवंबर 2024 में एक हकीमुल्ला महसूद कारावान है जिसने ज्वाइन किया था, लेकिन एक फॉर्मल अनाउंसमेंट उसकी अब उन्होंने जाके की। और फिर तीसरा काम ये किया कि हाफिज गुल बहादुर ने लश्कर इस्लाम के साथ अपने इत्तेहाद को रीइटरेट किया, यानी उसका दोबारा से अदा किया कि हम मिल के अटैक्स भी करेंगे, इत्तेहाद बनाएंगे, ताकि अपने आप को टीटीपी की जो इनग्रेस हो रही थी या जो इन रोड्स टीटीपी बना रही थी उससे अपने आप को इंसुलेट करें या महफूज करें। तो ये तीन स्टेप्स हम देख रहे हैं उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीटीपी के अंदर, तो अब उसके बाद हाफिज गुल बहादुर के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप शामिल हो रहे हैं, उस लेवल पे नहीं जिस पे टीटीपी में है, लेकिन टीटीपी अपनी उस कोशिश में उनसे काफी आ गया। तो ये अब एक कंपटीशन की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसको आप दो लेवल पे देख सकते हैं। एक उसका लेवल ग्रुप कंपटीशन है कि एक ग्रुप बड़ा है, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, एक ग्रुप कदरे छोटा है लेकिन वो भी इन्फ्लुएंशियल है, इतना कमजोर भी नहीं है। एक ये लेवल है। और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम अलायंसेस बना के हमारे धड़े तोड़ सकते हैं तो हम भी तुम्हारे धड़ों को तोड़ सकते हैं। तो एक तो वो कशमकश जो है वो अब चल रही है, हमारे सामने नजर आ रही है। दूसरा उसका लेवल जो है वो ट्राइबल राइवलरीज है, कि अगर आप जाके इसको माजी में भी देखें तो 2007 के अंदर जब मुख्तलिफ धड़े जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है, जिन्हें पहले फाटा कहा जाता था, या कबायली इलाका जात, उनमें पाकिस्तान के कबायली इलाका जात, उनमें जब मुख्तलिफ धड़े आपस में मिलके तहरीके तालिबान पाकिस्तान की में बन रहे थे, और ये मुफ्ती नूर वली महसूद की जो किताब है इनकलाब महसूद, इसमें भी इसका जिक्र है कि ये जो ग्रुप थे, एक मोल्ला नजीर का ग्रुप जो एक ड्रोन अटैक में मारे गए थे, और गुल बहादुर का ग्रुप, ये क्योंकि वजीर और जो दावर ट्राइब्स हैं उनसे थे, इनका महसूदों के साथ एक प्रॉब्लम है, उस रीजन से भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो वो ट्राइबल एलिमेंट भी उसमें है, क्योंकि अली दावड़ के ज्वाइन करने से टीटीपी की नॉर्थ वजीरिस्तान में इनग्रेस हो जाती है, ठीक है, और वो कभी इसको फिर जाने नहीं देगा। तो अब हमने देखा है कि जो वो जो हकीमुल्ला महसूद कारवान धड़ा है, जो अब हाफिज गुल बहादुर के साथ चला गया, उन्होंने अभी चंद दिनों पहले कराची में एक अटैक क्लेम किया है। यानी हाफिज गुल बहादुर का वो ग्रुप जो बन्नू से आगे ये बहुत ही बमुश्किल कभी कोई अटैक किया, अब कराची में उनका एक अटैक है, जिसका मतलब ये है कि वो टीटीपी को ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ धड़े हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि अब हमारी शाखें भी फिर कराची तक फैल रही हैं, क्योंकि कराची जनरली जो है, कराची में जब भी नेटवर्क बना है वो टीटीपी का बना था। तो इसके दो नतीजे निकल सकते हैं। सो इसकी जो आपने सवाल था कि रियासत पे या पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर क्या है, इसकी दो पोटेंशियल इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि जब इन, क्योंकि अभी तक देखें ये कशमकश हमें नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ विनिंग लॉयल्टीज, तो होता क्या है, रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई होती है, धड़ों के ऊपर लड़ाई होती है, रिक्रूट्स के ऊपर लड़ाई होती है, ताकि जो ज्यादा गेन करेगा वो ज्यादा पावरफुल होके इमर्ज करेगा, राइट। तो ये लड़ाई, ये उस तरह की कशमकश तो है, लेकिन कोई फिजिकल हमें क्लैश नजर नहीं आता, हम्म। यानी कोई वायलेंस नहीं हुआ। और फिर अपने प्रोपेगेंडा में ये लोग लिख भी रहे हैं कि ये चलता रहता है, कोई इख्तलाफात उस तरह के नहीं है। इख्तलाफात तो हैं, लेकिन ये बात सही है कि ये आपस में ग्रुप्स लड़ नहीं रहे।
लेकिन डेफिनेटली इस कशमकश से कमजोर जरूर होते हैं। और तशद्दुद अगर इनमें आ जाए, इंट्रा ग्रुप वायलेंस आ जाए, तो फिर और ज्यादा वीक होते हैं। दोनों सूरतों में अगर रियासत अच्छे तरीके से खुद को पोजीशन करे, तो वो जो ये डिविजन्स हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको नंबर एक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू देयर बेनिफिट। नंबर दो, चूंकि मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो इन ग्रुप्स को फिर इन्फिल्ट्रेट करना आसान हो जाता है। वंस यू इन्फिल्ट्रेट, यू नो, फिर आपको एक्यूरेटली पता चलता है कि कौन कहाँ पे है, क्या और क्यों कर रहा है। तो फिर उनको न्यूट्रलाइज करना, डिग्रेड करना, वीक करना आसान हो जाता है। तो एक तो इसकी ये इम्प्लीकेशन है कि काउंटर टेररिज्म आसान हो जाता है, प्रोवाइडेड कि ये जो इख्तलाफात है ये पुरतशद्दुद हो जाए, जो अभी तक हुए नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि चीजें उस तरफ चली जाएंगी, क्योंकि कोई रिकंसिलिएशन की सीरियस एफर्ट नजर आई नहीं। गुमान गालिब यही है कि तालिबान, अफगान तालिबान बीच में पड़ के इसको ब्रिज कराने की कोशिश करेंगे। बट ये एक गुमान है, हमें देखना, वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाउ इट पैन्स आउट। नंबर टू इज, कई बार ये होता है कि जब ये ग्रुप इस दे लॉक हॉर्न्स फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो फिर ये आउटबिडिंग वायलेंस में चले जाते हैं। यानी कई बार एक ग्रुप एक बड़ा हमला करके अपने राइवल ग्रुप को, जो उसके धड़े तोड़ रहा होता है, उसे ये बताने की कोशिश करता है कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता। और वो बड़ा अटैक उसको समझाता है कि तुम हमारे बंदे तोड़ भी लो, वी कैन स्टिल कैरी आउट हाई प्रोफाइल अटैक्स, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस। तो उसमें फिर टेररिस्ट अटैक टिट फॉर टैट ज्यादा हो जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता था कि दाइश ने जब अपनी टेरिटरीज लूज की इराक में और सीरिया में, तो वो फिर इंसर्जेंसी के मॉडल पे चले गए थे, जिसमें उन्होंने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था, वो इलाकों को कंट्रोल करने से निकाल के अटैक्स करने पे लगा दिया। यानी वो फिर इलाके लेने की, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज हो गए और उन्होंने अपना पूरा फोकस कर दिया अटैक्स के ऊपर। यही इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान या दाइश खुरासान ने अफगानिस्तान में किया, जब उसको नंगरहार और दूसरे इलाकों से, जो इलाके उसके कब्जे में थे, वो उससे गए। तो उन्होंने फिर अर्बन टेररिज्म शुरू कर दी, बड़े बड़े अटैक काबुल में, कंधार में और जगहों पे किए, वो भी अटैक्स पे चले गए। और ये करके दाइश ने ये बताने की कोशिश की कि अगर इलाका चला भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अटैक्स तो हम फिर भी कर रहे हैं। तो जो टेरिटोरियल लॉसेस थी, उसको उन्होंने ओवर कंपनसेट करने की कोशिश की बाय हाई प्रोफाइल अटैक्स। तो वायलेंस ज्यादा हो गया। तो कई बार ये ग्रुप जब इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने की कोशिश करते हैं कि इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, हम अभी भी बड़े स्ट्रांग है, तो फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा भी हो सकता है। तो इसको केयरफुली रियासत को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा ये जो फॉल्ट लाइंस अब हमें, क्योंकि 3 साल में नहीं नजर आई, 3 साल में बहुत ही एक एग्जाम्पलरी किस्म की पार्टनरशिप्स नजर आई हैं, अलायंसेस नजर आई हैं, कॉपरेशन नजर आया, हाई एंड कॉपरेशन, लो एंड कॉपरेशन। यानी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी था, टेक्टिकल ट्रांजैक्शनल कॉपरेशन भी था। बट नाउ वी डेफिनेटली सी क्रैक्स आर इमर्जिंग। तो उन क्रैक्स को रियासत अपने मफाद में और अपने एडवांटेज में कैसे चेंज करती है, उसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा इन क्रैक्स को वाइडन करने की कोशिश करे, उतना ही रियासत को उसका फायदा हो सकता है। सही। सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन वेरी डिटेल्ड, क्या कहते हैं, रेफरेंसेस ऑल्सो। जैसे आपने इनकलाब महसूद की बात की, तो उसमें तो बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि 2007 में हाफिज गुल बहादुर इनके साथ क्यों नहीं मर्जर करना चाहते थे, मुल्ला नजीर को वो किस तरह से लेकर गए, किन किन मकाम पे इनकी मीटिंग्स हुई, जिसे कहें कि एक तरह से कहा कि भाई हमारे साथ आके जुड़े, आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो भी बताए। लेकिन तब उनके कुछ अपने भी क्या कहते हैं मफादात थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उज़्बेकों के साथ वो उनको सॉर्ट आउट करवाया जाए, तो फिर हम कुछ देखेंगे। बट माय क्वेश्चन टू यू इज दिस के
इस सब को जब हम देख रहे हैं और हम इस सब को एनालाइज करते हैं एज जर्नलिस्ट ऑल्सो, इन यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन दिस इशू, तो ये तो एक बिल्कुल ही प्योर किस्म की, इट्स जस्ट अ सिंपल पावर स्ट्रगल, कि बंदे इससे टूट के उसके पास चले जाएं, उससे टूट के इसके पास आ जाएं, इसके पास ज्यादा बंदे हैं अटैक करने के लिए, उसके पास ज्यादा बंदे हैं अटैक करने के लिए। तो ऑल ऑफ दैट नैरेटिव दैट दे ट्राई टू बिल्ड अराउंड देयर कॉज इज, जो कि एक मतलब रिलीजियस उसको रंग दिया जाता है, या फिर उसको ऐसा दिखाया जाता है कि कौम के मफाद के लिए कोई चीज हो रही है, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लोगों के साथ बड़ी हमदर्दियां हैं। तो फिर आई गेस वो कहीं ना कहीं पे वो जो है वो लाइंस ब्लर हो जाती हैं, कि ये बिल्कुल एक प्योरली पावर स्ट्रगल है, और जो ज्यादा बंदे अपनी तरफ कर लेगा वो कहेगा कि अब मेरी मानी जाए। तो वो फिर जब उसके मुताबिक फैसले नहीं होंगे, हमने भी पिछले दिनों देखा जब वो एक ट्रेडर वाला एक इशू हुआ और जमातुल अहरार और टीटीपी के दरमियान काफी ज्यादा जैसे कि स्टेटमेंट्स भी आई, लड़ाइयां भी हुई वर्बली, कि भी हम ठीक थे वो, या वो कह रहे थे कि हम ठीक है। तो अब वो दोनों जो हैं अपनी अपनी एक बैकअप के लिए रिलीजियस स्कॉलर्स भी ला रहे थे, अपने मशरान भी बीच में डाल रहे थे। तो ये तो ग्रुप्स की आपस में बिल्कुल मतलब इट्स जस्ट पर्सनल पावर स्ट्रगल, दे हैव नथिंग टू डू विद दोज कॉजेज जो ये अपने नैरेटिव में बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, कोई भी मिलिटेंट मूवमेंट जो होती है, उसकी असास जो है वो दो चीजें हैं एट द टॉप लेवल। एक है उसकी आइडियोलॉजी, दूसरा है उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स। अच्छा, ये दोनों का जो आपस का रिलेशनशिप है, आ, ये बड़ा, इट्स वेरी सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक मीन्स के कभी आइडियोलॉजी स्ट्रेटेजिक गोल्स को डोमिनेट करती है, और कभी कभी स्ट्रेटेजिक गोल्स आइडियोलॉजी को डिक्टेट करते हैं। और ये हमने देखा है कि कैसे चेंजिंग चेंजिंग सरकमस्टांसेस के साथ आइडियोलॉजिकल पोजीशंस को एडजस्ट किया जाता है, इवॉल्व किया जाता है इन लाइन विद चेंजिंग सरकमस्टांसेस। जब गोल्स चेंज होते हैं, आप देखें कि यही टीटीपी थी जो बड़ी एंटी डेमोक्रेटिक थी। हम्म। यही टीटीपी थी जो बहुत बड़ी एंटी वेस्टर्न थी। यही टीटीपी थी जिसने मलाला यूसुफजई पे अटैक किया था, जो गर्ल्स स्कूल को बॉम्ब करती थी। यही टीटीपी थी जो इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस करती थी अगेंस्ट सिविलियंस। वो सारी, और एंटी शिया एज वेल, जो आई इनके वाज जस्ट कमिंग टू दैट, एंटी वो जो इंडिया एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हकीमुल्ला, नैरेटिव था। वो, हाँ जी, वो जो इनके पहले ट्रेनर थे सुसाइड बॉम्बर्स के, और हकीमुल्ला महसूद के कजन थे इफ आई एम करेक्ट, कारी हुसैन महसूद, वाज वेरी स्टॉन्च एंटी शिया। हकीमुल्ला महसूद हिमसेल्फ वाज वेरी वेरी एंटी शिया। It तो comes to political parties also. They were against जी जी, democracy, and then there was हाँ something जी, हाँ जी, वो like वो YS देखे ना, वो 2013 का इलेक्शन देख ले, तो उसके अंदर जो नैरेटिव मुझे याद है, वो एक तरफ थी पीपीपी, एएनपी, एमक्यूएम, जिन्होंने उस वक्त के जो ऑपरेशन थे राहे रास राहे निजात, उनको सपोर्ट किया था। एक तरफ थे इमरान खान और पीएमएलएन। तो लिटरली उन एएनपी पे जितना अटैक हुआ, बशीर बिलोर साहब, उनके भाई, और बड़े बड़े लीडर एएनपी के, फिर एमक्यूएम, पीपीपी के साथ भी, लगता ऐसे था कि हकीमुल्ला महसूद इलेक्शन कैंपेन को डिक्टेट करता है, वो चला रहा है। मेरे कहने का मकसद यह है कि आप वो जो स्टांसेस थे, आइडियोलॉजिकल स्टांसेस, कि अपने अपोनेंट्स को ये मस्जिदों में भी जाके मारते थे, और इनसे जब पूछा जाता था कि मस्जिदों को तो छोड़ दो, मस्जिदों में क्यों अटैक करते हो, या मसलन इन्होंने उलमा को अटैक किए, मौलाना हसन जान पे अटैक हुआ, एक वो नूर सादिक साहब थे वजीरिस्तान में, उन पे अटैक हुई। तो इनसे पूछा जाता था कि तुम उलमा को भी अटैक कर रहे हो, मस्जिदों में भी अटैक हो रहे हैं। ये उसको डिफेंड करते थे, आइडियोलॉजिकल पोजीशन अपनी बताते थे कि एक मस्जिद थी जिसमें मुनाफिकीन ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की थी, जिसे मस्जिद दरार कहा जाता है। तो ये उसकी एग्जाम्पल दे के कहते थे कि जब इस तरह इस्लाम के खिलाफ मस्जिदों में साजिशें होंगी तो फिर अटैक जायज है। बट फिर हमने देखा कि वो उनके जो स्टांसेस थे,
आइडियोलॉजिकल स्टांसेस अब वो कैसे चेंज हो गए, क्योंकि अब स्ट्रेटेजिक जो उनके गोल्स है उनमें उन्होंने तालिबान से यही सोचा है कि जब तक तुम जो रियासत है और सोसाइटी है, स्टेट और सोसाइटी के गैप को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, उसके लिए तुम्हें अपने अटैक्स को हार्ड टारगेट्स या रियासत की जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज है उस तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सोसाइटी की सिंपैथीज विन करने के लिए। तो उन्होंने वो अपने स्टांसेस को चेंज कर लिया। तो हम्म। कई बार आइडियोलॉजी इज सबॉर्डिनेटेड टू योर स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो ये होता रहता है, ये चलता है। तो उसको ये कहना कि ये मतलब दे पे अ लिप सर्विस टू देयर आइडियोलॉजी, उसके अंदर एक बात और जो, तो ये तो एक बात हो गई कि द रिलेशनशिप इज वेरी वेरी सिम्बियोटिक। हम्म। अब अगर उस बड़े लेवल से इसको आप फिल्टर डाउन कराएं एट द लोअर लेवल, तो ये समझिएगा कि एक चीज होती है जिसको इन थ्योरी में हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट हम्म। डायनामिक्स। प्रिंसिपल एजेंट की डायनामिक्स ये होगी कि एक है आपके पास आइडियोलॉग हम्म। और आपके कमांडर्स जो हम्म। टॉप पे हैं, और फिर मिडिल टीयर से नीचे है आपके फाइटर्स, फुट सोल्जर्स। तो जो आपका नीचे लेवल पे आपका फुट सोल्जर है या जो मिलिटेंट है, जो लड़के हैं, फ्रैंकली टीन एज लड़के हैं, मिड 20s के लड़के हैं, मिड 30s के नौजवान है, वो सारे आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन नहीं करते। तो जो आइडियोलॉजिकल मम्बो जंबो है, फॉर अ वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, हम्म। वो उनको समझ नहीं आती। हम्म। उनको ये स्ट्रेटेजिक गोल्स की समझ नहीं आती कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे चीजें, और फिर एक ऐसा थ्रेट एनवायरनमेंट, आप इस एनवायरनमेंट को भी देखें कि जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही फ्लूइड थ्रेट एनवायरनमेंट है जिसमें काफी सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। कभी वो लड़ते हैं, कभी अलाय करते हैं, कभी पावर स्ट्रगल में है, कभी उनकी निगोसिएशन हो रही है, कभी उनकी लड़ाई हो रही है, ये सब चलता है। तो इसमें से कोई चीज भी सरप्राइजिंग नहीं है। एक वोलाटाइल डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी एक्टर थ्रेट लैंडस्केप में ये अलायंसेस या इत्तेहादों का बनना, टूटना, लड़ाइयों का होना, सुलह का होना, ये इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो जो नीचे लेवल पे फुट सोल्जर होता है, उसको वो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स की इतनी समझ नहीं आती। ठीक है। तो दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ द हाईएस्ट बिडर, यानी उनको जो ज्यादा पावर देगा, बेहतर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन देगा, ज्यादा तनख्वाह दे सकेगा, वो उसके साथ चले जाते हैं। और इसके अंदर और भी पुश एंड पुल फैक्टर है, ट्राइबल एफिलिएशंस भी आ जाती हैं, और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये तो चलता रहता है। आ, तो क्या दे पे अ लिप सर्विस टू देयर आइडियोलॉजी? आई थिंक हमें जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनकी अचीवमेंट्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, रिलेटिव टर्म्स में देखना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर अजम्पशन ये है कि टेररिज्म या पुरतशद्दुद कार्रवाइयां या अस्करियत पसंदी एज अ स्ट्रेटजी इज अ फेल्ड स्ट्रेटजी, कि ये इनके गोल्स तो अचीव नहीं होते, लेकिन अब हमें एविडेंस उसके अगेंस्ट मिलता है। दो एग्जांपल है आपके पास, एक हयात तहरीर अल शाम की, बिल्कुल। एक तालिबान की। तालिबान। दोनों ने दोनों ने रियासतें अपना कंट्रोल वापस लिया, और एक उधर शरिया स्टेट, सीरिया का तो शरिया मोर और लेस द क्वाज़ाई शरिया स्टेट, और यहाँ पे इस्लामिक एमिरेट सेल्फ स्टाइल्ड बना ली है। तो आप परसिस्टेंस हो, रियलिस्टिक गोल्स हो, गोल्स क्लियर हो, तो टेम्पलेट तो मिला हुआ है कि ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। तो ये फिर तोड़ जोड़, जोड़ तोड़ चलती रहेगी। हम्म। अगेन जो आप बात कर रही हैं, उसमें फिर ये काम रियासत का आ जाता है कि वो किस तरीके से उनके बयानिए को, ऐसी कशमकश जब होती है इन्फ्लुएंस की, पावर की, रिसोर्सेज की, ग्रुप्स की, लॉयल्टी की, तो वो अपने फेवर में उस नैरेटिव को डेंट करके अपने नैरेटिव को कैसे उसके ऊपर जो है नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर डोमिनेट कराती हैं। लेकिन रियासत का प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है कि अगर आपकी गवर्नेंस के क्रेडेंशियल सही नहीं है,
सर्विस डिलीवरी के गैप्स हैं, स्टेट सोसाइटी का गैप है, लोग आपकी बात को मानते नहीं है, तो फिर आपका बयानिया जितना मर्जी तगड़ा हो, वो फिर बिकता नहीं है। बट यस, रियासत के लिए फिर ये एक पोजीशन आ जाती है कि जब आप इस तरह के गैप्स देख लें, तो फिर उन नैरेटिव्स को, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स को कैसे आप डेल्ट करते हैं और अपने बयानियों को कैसे फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। रियासत को डेफिनेटली उसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए। थैंक यू सो मच बासित भाई, आपने बड़ी डिटेल में हमें एक चीज समझाई, और उस पे हमारे पास आपके मतलब पास उस पे बेतहाशा जो है वो रेफरेंस मटेरियल भी मौजूद है कि हाउ इन द पास्ट दीज थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन, और इनका उस तरह से जिस तरह से परसीव किया जाता है या परसेप्शन एक पेश की जाती है कि ये बड़ी कोई आइडियोलॉजिकल एक वॉर चल रही है, या ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा देर इज अ लॉट ऑफ कॉज, बट व्हेन दीज थिंग्स कम अप लाइक यू सेड कि ये रिसोर्सेज की जंग हो जाती है, ये ज्यादा बंदे किसके पास होते हैं, ज्यादा बंदे किसके पास नहीं होते, तो वो सारी जो चीज है ना, वो उसमें मिक्स होके जब हम लोग इन चीजों को देख रहे होते हैं तो हमारे पास वो एक अलग पिक्चर जो है वो खुल के आती है कि असल में ये जो मिलिटेंसी है, दे आर वेरी मच अलाइन टुवर्ड्स देयर ओन थिंग्स, कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। इसमें जब ये चीजें हुई थी तो आई रिमेम्बर कि वी वर टॉकिंग टू सम अदर एक्सपर्ट्स ऑल्सो, और उन लोगों के साथ भी जो कि इनके काफी क्लोज होते हैं, तो वो उनकी तरफ से भी ये था कि ये जो ग्रुप्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, इनकी अपनी कुछ चीजें हैं जो वो करना चाहते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। अगर महसूद कोई ग्रुप हमारे साथ आके मिल रहा है तो वो किसी और कॉज के लिए काम कर रहा है, हम लोग किसी और कॉज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है कि रियासत के पास ये ऑप्शन आता है कि उन्होंने किस तरह से इन लाइंस को एक्सप्लॉइट करना है और अपना नैरेटिव जो है वो लोगों तक पहुंचाना है कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है, और इस चीज को मतलब देखा और जो है वो समझा जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम इंशाल्लाह आपको इसी तरह से कुछ और मजीद टॉपिक्स के साथ भी डिस्टर्ब करते रहेंगे, ताकि ऑडियंस को एक दफा हम लोग डिटेल में बता सकें कि आखिर ये छोटे छोटे स्प्लिंटर्स ग्रुप्स की आपस में लड़ाई है क्या, और ये असल जो प्रॉब्लम बड़ी बन के हमारे सामने आती है वो ग्राउंड पे बहुत एक पर्सनल कॉजेस के लिए सिर्फ वो चीजें हो रही होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बासित भाई। थैंक यू किरण, थैंक यू।